नहीं, देखिए इसमें ये अगर आप देखें तो डेटा के हिसाब से तो हिंदुस्तान में हर तीसरा चौथा आदमी हाइपरटेंशन से ग्रसित है। हम्म। बट लोगों को पता ही नहीं है। और चिंता की बात क्या है कि समय के साथ ना हमारी यंगर जनरेशन 20, 30, 40 इयर्स की जनरेशन में भी हाइपरटेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका लाइफस्टाइल का खराब होना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी, हम्म। स्मोकिंग और हमारे खान-पान की और एक्सरसाइज की हैबिट्स में जो चेंज हुआ है, ये बहुत बड़ा रीजन है। रीजन है, नो डाउट। चलिए इस पर और बातचीत करते हैं। डॉक्टर समीर भाटी, तो देखिए एक तो सिंपल तरीका है जो शायद हम सब जानते हैं कि जब आप किसी भी तरीके की बीमारी से निकल रहे होते हैं, सिंपल बुखार वगैरह भी आ जाए तो डॉक्टर सबसे पहले आपका बीपी चेक करते हैं, तो एक तो शायद वही तरीका होगा। लेकिन जैसा अभी हमने कहा कि अधिकतर या आधे से ज्यादा लोग जानते ही नहीं है कि उन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो इसका क्या तरीका है? क्या इसका कोई टेस्ट है? कैसे किसी को पता चले कि भाई वो बीपी का शिकार हो गया और उसे पता ही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको कि स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक तो हम जो प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, आमतौर पर यूजुअली जो देखा जाता है ब्लड प्रेशर। पर पहली बार अगर जैसे किसी को डायग्नोस्ड हुआ है कि ब्लड प्रेशर है, जो हमने बताया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की जो वैल्यू है उनको पहले से आमतौर पे तो जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल पता नहीं चलता है। 75% के करीब लोगों में सिम्टम्स आते नहीं है। कोई और दूसरे टेस्ट कराने के लिए या कोई प्रोसीजर के लिए कई बार पेशेंट आता है तो इंसिडेंटली पता चलता है कि आपका तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर, और फिर वो बाद में फॉलो अप लिया जाता है। तो आमतौर पे ये रूल आउट होता नहीं है, काफी सारे लोगों को पता नहीं चलता है। तो अब इसमें एक प्राइमरी हाइपरटेंशन हो गया जो लाइफस्टाइल डिजीज की जहां पर हम बात करें, जीवन शैली से संबंधित बीमारियों की वजह से, और वो अधिक देखा गया और वो बच्चों के अंदर भी, और इसके अलावा जेनेटिक रीजन भी हो सकता है। पर एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है किसी और अन्य अंडरलाइन डिजीज की वजह से, तो वो कई बार हमें रूट कॉज देखना पड़ता है कि आपका ब्लड प्रेशर की दवाइयां या ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट शुरू करने से पहले एक बार एक्सक्लूड करना पड़ता है कि आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो नहीं है। तो एज के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री या और जो उसकी एसोसिएटेड कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली कुछ टेस्ट किए जाते हैं ताकि हम रूट कॉज को जान सकें, जिसमें कुछ जैसे बच्चों में खासतौर पे कई बार छोटे बच्चों के अंदर भी देखा जाता है, उनके अंदर ट्रांजिएंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो फिर उसको रूट कॉज को ट्रीट किया जाता है। किडनी डिजीज एक काफी मेन रीजन रहता है कई बार सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए, तो उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट करके हम स्ट्रक्चरल चीजें देखते हैं, किडनी का साइज काफी लोगों में देखा जाता है, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस भी, मतलब मैं आमतौर पे बता रहा हूँ कि किडनी डिजीज भी एक काफी मेन कारण रहता है हाइपरटेंशन के अंदर। थायराइड भी एसोसिएटेड है आपके ब्लड प्रेशर के अंदर, तो इस वजह से थायराइड की भी जांच करके की जाती है कि अगर आपका हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो भी एक कारण बनता है ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिनको स्लीप एपनिया की शिकायत है उन लोगों में स्लीप एपनिया भी एक बड़ा कॉज रहता है हाइपरटेंशन का। तो इसलिए हमें ये रूट कॉज को पता करने के लिए कि ये क्या कारण है, उसको ठीक करते हैं तो फिर वो ब्लड प्रेशर भी उनका जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये टेस्ट की उपयोगिता काफी ज्यादा बढ़ती है, और इसके लिए जैसे ओएसए वगैरह के लिए स्लीप स्टडीज की जाती है, जिससे इसको आसानी से डायग्नोस भी किया जा सकता है और ट्रीट भी किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर श्रीवास्तव, तो जैसा अभी बातचीत में निकल कर आया कि इसका कोई सिम्टम नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता और इसीलिए फिर साइलेंट किलर, लेकिन कुछ तो होते होंगे, हो सकता है कि वो सब में ना आए, लेकिन कुछ तो आप लोग बताते होंगे कि ये 5 चीजें हो रही तो आपको सोचना चाहिए कि आपके ब्लड के प्रेशर के साथ कुछ ना कुछ इशू है। देखिए, जब तक लक्षण की बात हो रही है तो ब्लड प्रेशर का, जैसे अभी सब कह रहे थे, सबसे कॉमन लक्षण ये है कि ज्यादातर मरीजों में कोई लक्षण नहीं होता। ये बात समझना बहुत जरूरी है, इसलिए रूटीन चेकअप में जो इसकी डायग्नोसिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दैट, ब्लड प्रेशर के कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको देखा जाता है, जैसे सिर में दर्द होना, घबराहट होना, नींद बराबर ना आना, बेचैनी होना, पैल्पिटेशन होना। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो कि ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करते हैं। ओके तो डॉक्टर साहब, आप कब डिक्लेयर करते हैं किसी को कि आपको ब्लड प्रेशर है? क्या आपने कभी किसी को मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर किसी का चेक किया, आप देखिए मान लीजिए कोई बीमारी की ही स्थिति में आया है तो ब्लड प्रेशर वो अंडरलाइन बीमारी के कारण भी ऊपर हो सकता है, लेकिन क्या तरीका है कि आप डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको बीपी ही है और अब आपको इसका इलाज या गोली शुरू करनी होगी? देखिए, ऐसा है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे
प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब जिसका कोई कारण नहीं है, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी जिसका कोई निश्चित कारण है। तो जब हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका कारण जरूर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर मान लीजिए किसी की किडनी की आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो उसकी एंजियोप्लास्टी कर देंगे तो स्वाभाविक है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, या दवाइयां उसकी बंद भी हो सकती है। इसी तरह किसी में किडनी का ट्यूमर है फर्ज करिए, तो उसका इलाज किया जा सकता है। मगर अगर प्राइमरी हाइपरटेंशन है, उसका बीपी 140 से ऊपर है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक 90 के ऊपर है, तो दवाइयां लेना अनिवार्य है। और मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आम धारणा ये होती है कि अगर हम बीपी की दवाई शुरू करें तो उसकी आदत पड़ जाएगी और फिर दवाई के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल यही कहा जाता है। प्लीज ये समझ लीजिए कि बीपी की दवाई अगर शुरू होगी तो ये उसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको दवाइयां बंद नहीं करनी है। ये एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी के साथ मत करिए। आपका डॉक्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी दवाई कम करेगा, बढ़ाएगा, हो सकता है बंद भी कर दे, पर ये डिसीजन डॉक्टर के ऊपर छोड़िए। आपका काम है रेगुलर दवाई लेना और अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो दूसरे रिस्क फैक्टर है उनको मॉडिफाई करने में सहयोग देना, अपना खुद का सहयोग देना। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी बीमारियों की बात हुई, एक ऐसी बीमारी होती है जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, जिसको कहते हैं एओर्टिक डिसेक्शन, यानी जो हार्ट से जो मेन पाइप बॉडी को ब्लड ले जा रहा है वो एक तरह से फटने लगता है। और ये इतनी सीरियस बीमारी है कि इसमें मृत्यु दर 1% पर आवर होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर अगर आपको है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसको हल्के में ना लें। उसके कॉम्प्लिकेशन डिजास्टर्स हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। और जिस तरह एओर्टिक डिसेक्शन का नाम लिया जो कि सर्जिकली ट्रीटेबल है, उसी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, लकवा लग सकता है जो कि सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अगर आपका जीवन बच भी जाए तो आप जीवन भर के लिए, ईश्वर न करे, भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इसे हल्के में तो नहीं लेना है। डॉक्टर प्रताप ये बताइए कि अभी जैसे जो बात हुई, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, जो सेकेंडरी मतलब दूसरी बीमारियों के कारण आ रहा है, लेकिन इनका रेशियो क्या है? अगर 100 लोग हैं तो कितनों को प्राइमरी रहता है और कितनों को सेकेंडरी होता है? देखिए, करीब 85 से 90% लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन रहता है। मुश्किल से 10% लोगों को ही सेकेंडरी हाइपरटेंशन रहता है। तो अब देखिए, अगर 90% लोग ऐसे हैं जिनको कि प्राइमरी है, मतलब उसका कोई कॉज आपको नहीं पता, या तो ये 3-4 जो है कि आपने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया है, आपका वजन बराबर, मतलब लाइफस्टाइल के इश्यूज ज्यादा हैं, तो क्या लाइफस्टाइल को बेहतर करने से आप अपने इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल पा सकते हैं? जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, गोली दवाई तो आप ही बताएंगे कि बंद करनी है, लेनी है, कितनी लेनी है, आधी लेनी है, एक लेनी है, लेकिन क्या लाइफस्टाइल सुधारने से ये प्राइमरी ब्लड प्रेशर वाली समस्या को एक हद तक ठीक किया जा सकता है? जी, बिल्कुल सही बात है। बल्कि जो माइल्ड हाइपरटेंशन है, जिसमें ब्लड प्रेशर 140 से 150 की रेंज के बीच है, उसमें तो गाइडलाइंस भी कहती हैं कि शुरुआती इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से होना चाहिए। अगर उसके बाद 3 से 6 महीने लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी बीपी बढ़ा रहे तो दवाई मैंडेटरी हो जाती है। अब लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करें तो कुछ जो मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उसमें है वेट लॉस, करीब 10 से 15% का वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट प्रतिदिन, लो सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट की मात्रा 5 ग्राम से ज्यादा नहीं, सोडियम 3.5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। इसके अलावा स्टॉप स्मोकिंग, इवन अ सिंगल सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। अल्कोहल हो सके तो बिल्कुल नहीं, अगर ले रहे हैं तो बहुत ही सीमित क्वांटिटी में। और वेजिटेरियन स्पेशल डाइट्स भी आजकल हाइपरटेंशन के लिए हैं, जैसे डैश डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, जिसमें वेजिटेबल और फ्रूट्स की मात्रा अलग अच्छी होनी चाहिए, फिश अच्छी होनी चाहिए, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड से दूर रहना चाहिए। तो अगर ये सब गुड डाइट, वेट लॉस एंड हेल्दी एक्सरसाइज, ये सारी चीजें अगर आदमी करे तो 10 से 15 mmHg तक ऊपर वाले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करा जा सकता है। और बहुत से पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे अच्छे चलते हैं, खासतौर पे जब व्हेन दे डू इट इन इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर ट्रीटमेंट। ठीक है,
चलिए, तो आपकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके भी आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। अब एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और एक बड़ा सवाल ब्रेक के बाद कि आजकल कई दावे किए जाते हैं जैसे डायबिटीज का रिवर्सल, जैसे बीपी का रिवर्सल, तो क्या सच में टेक्निकली ये होता है या सिर्फ एक ब्रॉड टर्म में जो बता दी जाती है, लेकिन आपको फिर सारी चीजों को तो वैसा ही करना पड़ता है और उसका इलाज भी जारी ही रहता है। तो एक छोटा ब्रेक और हाइपरटेंशन पे थोड़ी और बातचीत इस ब्रेक के बाद।